नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें स्थानीय स्वशासन का ये लास्ट पार्ट है और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी 9th क्लास की। तो इसमें हम पढ़ते हैं और इसी के साथ देखिएगा, जो एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि जिला परिषद का जो मुखिया है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, जिला परिषद के जो मुखिया है जिला परिषद का, उसे क्या कहते हैं। तो उसका जवाब आप कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही जो 6 से 10th वाली जो हमने ऐप पर एक टेस्ट चला रखी थी 500 रुपए वाली, तो उसमें 6 से 10th के आरबीएससी के जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 15-20 दिन पहले कंप्लीट हो गए थे 6 से 10th के एसएसटी के। अब देखिएगा, वो आपके लिए नोट्स की तरह हैं और वो जो बनाए हुए पेपर हैं उनको डेली आपको पढ़ना है। वो पेपर वैसे नहीं है कि आपने एक दो बार उनको सोल्व किया और उसके बाद साइड में रख दिया। वो बहुत ही सोच समझ करके और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को और आपका बेस क्लियर हो, उसकी हर चीज को देखते हुए बनाए गए हैं। वो आपके 6 से 10th की किताबों का एक तरह से सार है सारा। वो एक प्रकार के शॉर्ट नोट्स ही हैं वो। तो 6 से 10th के जो पेपर हैं, आरबीएससी के जो पेपर अपलोड कर रखे हैं, वो आपको लगातार पढ़ने हैं जिन्होंने वो ज्वाइन कर रखा है। और अब जो इसके अंदर इसी टेट सीरीज में आपकी रीट एसएसटी की यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट से लेकर के 12वीं यूनिट तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो अब मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा उसमें। तो जिन विद्यार्थियों ने टेट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है और जो करना चाहते हैं, तो वो ऐप पर जाकर के कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से लेकर के और 12वीं यूनिट तक जो आपके एसएसटी का सिलेबस है, जिसमें 12 यूनिट है एसएसटी में, जिसके आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके जो टेस्ट पेपर हैं पूरी तरह एग्जाम के अकॉर्डिंग, अभी तक जो उसमें टेस्ट पेपर थे वो आपके इन किताबों का सार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक प्रकार से पूरा निचोड़ था इनका। अब पूरी तरह से रीट एसएसटी के अकॉर्डिंग जो आपकी 12 यूनिट है वो पेपर अपलोड किए जाएंगे। तो आप जो है मेहनत करते रहें खुद भी, क्योंकि टेस्ट पेपर अपलोड करें तो ऐसा नहीं हो कि आप वो ऐसा लगे कि नहीं लाइफ में हर चीज पहली बार ही पढ़ रहे हो। आपकी पहले से भी कुछ तैयारी होनी चाहिए, तभी वो पेपर देने का कुछ होता है कि हाँ चलो हम पेपर दे रहे हैं। तो अब जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं और सूचना दे देंगे आपको। तो नगर पालिका, देश के सभी राज्यों में नगर निकायों के गठन के लिए जनसंख्या को आधार माना है। राजस्थान में भी जनसंख्या के आधार पर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे संक्रमणकालीन नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका की स्थापना की गई है। गांव से नगर बनने वाले क्षेत्र को संक्रमणकालीन क्षेत्र कहा गया है। देखिए, जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले वो क्षेत्र जो कि संक्रमणकालीन है। संक्रमणकालीन से मतलब क्या है, जो गांव से शहर बनने की ओर प्रोसेस चल रहा है, यानी जो शहर में फैसिलिटी होती है वो धीरे धीरे गांव में उस तरह से होती जा रही है, वो सड़कें, वो हर चीज। और तो इस तरह का जो एक होता है सिस्टम, तो उसको संक्रमणकालीन क्षेत्र कहता है। जो गांव से नगर बनने वाले हैं, लोग बाग खूब आसपास आके रह रहे हैं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, तो कई फैक्टर काम करते हैं उसमें। संक्रमणकालीन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका बोर्ड द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी का गठन किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या क्रमशः 13, 58 और 75 है। इस प्रकार राजस्थान में कुल 146 नगर पालिका निकाय गठित हैं। तो ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। इसमें तो जो वर्तमान में आंकड़े होते हैं करंट के, वो देखने चाहिए आपको। तो इसमें मेन फैक्टर जो है वो आपके लिए ये है। और जो उस टाइम का मैटर होता है करंट का, तो उसमें होता है कि कितनी अभी नगर पालिकाएं हैं, कितनी नगर परिषदें हैं, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, कुछ समय तक फिक्स है, फिर इनमें बदलाव होते हैं। नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभक्त कर दिया जाता है। वार्डों की संख्या समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, हर बार सरकार अपना एक सिस्टम बनाती है कि इस बार हमें कितना बैठेगा, क्या है, तो वो सब होता है। नगर पालिका वार्ड का सदस्य, वैश्विक मताधिकार, वो सब चीजें सेम अब
21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हो नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक, और नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हो तो वो व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव लड़ सकता है। फिर ये बाकी वही चीजें, SC, ST, OBC इनके लिए, जो महिलाओं के लिए उस अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएगी। यह आरक्षित स्थानों का निर्धारण चुनाव से पहले लॉटरी पत्ती से किया जाएगा। ये आरक्षित वर्ग के व्यक्ति और महिलाएं सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य कार्य निष्पादन के लिए प्रत्येक नगर निकाय में 2 माह में कम से कम 1 बैठक अवश्य करनी चाहिए। तो अब ये बताइए कि क्या बैठक कितनी हो सकती है? तो 2 माह में नगर पालिका में जो है कम से कम 1 बैठक होनी आवश्यक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नगर पालिका बोर्ड के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगर पालिका बोर्ड उस नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन की नीतियां बनाता है, जिनका क्रियान्वयन पालिका में नियुक्त प्रशासक अर्थात अधिशासी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की सहायता से किया जाता है। तो बोर्ड के सदस्य जो हैं वो अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के नेतृत्व में ही नगर पालिका बोर्ड उस नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय प्रशासन की नीतियां बनाता है। तो इसमें एक अधिशासी अधिकारी, जो ईओ का एग्जाम होता है, राजस्थान सरकार का जो भी ईओ की भर्ती आती है, तो वो ईओ यहीं लगता है। जो ये नगर पालिकाएं हैं यही पोस्टिंग होती है ईओ की। तो वही है अधिशासी अधिकारी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल, शक्तियां व कार्य सभी नगर परिषद के सभापति और उप सभापति के कमोबेश समान ही होते हैं। राज्य की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रावधानों चक्रानुक्रम से आरक्षण होगा। ये वही चीजें सेम जो रिपीट है पहले की। राजस्थान में सभी नगर पालिकाओं में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भवन और निर्माण, नियम उपनियम, गंदी बस्ती सुधार, अपराधों का शमन और समझौता विषय पर समितियों का गठन किया जाता है। नगर पालिका अपनी आवश्यकता अनुसार स्व विवेक से अतिरिक्त समिति का भी गठन कर सकती है। तो ये नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। नगर पालिका के कार्य, यहां पर यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का जो उल्लेख पूर्व में वर्णित बिंदुओं में किया गया है नगर निगम के द्वारा, उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक, विशेष कार्यों को नगर पालिकाएं भी अपने क्षेत्र में निष्पादित करती है। तो जो नगर निगम के द्वारा किए जाने वाले कार्य थे, स्वैच्छिक, अनिवार्य वाले, वो विशेष कार्य, तो वो जो है नगर पालिकाएं भी अपने क्षेत्र में करती है उन कार्यों को। 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उल्लेख भी विगत प्रश्नों में नगर परिषद के कार्यों के अंतर्गत किया जा चुका है। तो कौन कितना किसमें कार्य कर सकता है, किसकी क्या लिमिटेशन है, सीमाएं होती है, तो वो सब चीजें हैं। कार्य लगभग जो है किसी का बड़े स्तर पे है, नगर निगम का बड़े स्तर पे, इनका छोटे स्तर पे, छोटा क्षेत्र, तो उस तरह का वो डिफरेंस है। अब आता है छावनी बोर्ड। छावनी शब्द का प्रयोग सैनिकों के निवास स्थान के लिए किया जाता है। समय के साथ साथ छावनी में सैनिकों के साथ नागरिकों भी बड़ी संख्या में रहने लगे हैं। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय संस्था के गठन के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। तो छावनी शब्द का प्रयोग जो है वो सैनिकों के निवास स्थान के लिए होता है, और समय के साथ साथ छावनी में सैनिकों के साथ साथ नागरिक भी बड़ी संख्या में रहने लगे हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य छावनी बोर्ड की स्थापना करना था, जो कि नगर पालिका के समान कार्य करता है। छावनी बोर्ड सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय से प्रशासित होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है, यानी और लोग भी रहते हैं वहां पर। वर्तमान में देश के सभी छावनी मंडल सितंबर 2006 से लागू नए कानून के अधीन अधिशासित हो रहे हैं। तो ये छावनी बोर्ड जैसे ये स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय संस्था के गठन के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया था, जो नगर पालिका के समान कार्य करे, उस समय 1924। और अभी जो वर्तमान में है, तो एकमात्र छावनी बोर्ड अभी भी कहाँ है, वो है नसीराबाद, अजमेर में। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। और बाकी तो फिर ये नगर पालिकाएं वगैरह है, ये है ही। ये छावनी बोर्ड की 1924 से था, अभी भी ये चला आ रहे हैं।
सेना का मुख्य अधिकारी छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर किया जाता है। उपाध्यक्ष असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल पद पर पदासीन होने तक होता है। कार्य की दृष्टि से छावनी मंडल के कार्य नगर पालिका के समान ही होते हैं। स्थानीय क्षेत्र में रोशनी, सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल इत्यादि करता है। कार्य निष्पादन के लिए बोर्ड अपने वित्तीय संसाधन जनता पर आरोपण और केंद्र से प्राप्त अनुदान, यानी जनता पर जो कर वगैरह है वो लगा करके और केंद्र से प्राप्त अनुदान के द्वारा तो ये एकत्रित करता है केंद्र से, क्योंकि जब ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है तो इसका अनुदान भी कहां से आएगा? केंद्र से। तो ये छावनी बोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। राजस्थान में कहां पर है? नसीराबाद में। उसके बाद है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के उल्लेखनीय प्रयास। तो SC, ST, OBC और महिला वर्ग के लिए आरक्षित पद से किसी कारणवश हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर इनमें से कोई व्यक्ति अगर हटता है, SC, ST, OBC और महिला वर्ग के लिए कोई आरक्षित सीट थी और किसी कारणवश उस पद से वो हट गया, तो उसकी जगह उसी वर्ग के सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसी कैटेगरी के सदस्य को बनाया जाएगा। व्यक्ति जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का संज्ञान ले लिया गया और आरोप विचारित कर दिए गए हैं, जो 5 वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय हो के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। ग्रामीण विकास योजनाओं में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता में बढ़ोतरी हेतु वार्ड सभा का गठन किया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन किया गया है, जिसमें चयनित अधिकारियों को पंचायती राज की विकास प्रक्रिया संचालन के दायित्व से जोड़ा गया है। तो राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन किया गया है और इसमें जो भी चयनित अधिकारी हैं उनको पंचायती राज की विकास जो प्रक्रिया संचालन के दायित्व से जोड़ा गया है। और ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार तय की गई है। जैसे जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके लिए 10वीं कक्षा, और अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत के सरपंच 5वीं कक्षा, और अन्य पंचायत के सरपंच जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। तो मिनिमम जो 8वीं क्लास है सरपंच के लिए, अब वो जरूरी है कि अगर 8वीं क्लास पास में है तो ही वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील शौचालय होना अनिवार्य है। कार्यशील से मतलब है जो शौचालय काम करता हो, ऐसा नहीं कोई बना के साइड में बस यूं ही पड़ा है वो, तो शौचालय होना जरूरी है। इसी प्रकार नगर निकाय के चुनाव के लिए भी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व घर में शौचालय जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं। तो ये जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनेगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमारे देश में चोल शासन के अंतर्गत अब ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। चोल शासन के अंतर्गत गणतंत्रीय शासन का अच्छा स्वरूप था। तो देखिए चोलों का जो शासन था दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उनके स्थानीय स्वशासन के कारण फेमस था। तो जब भी स्थानीय स्वशासन का नाम आता है, चोल जो है इनका नाम सबसे पहले आता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं के गठन को पूरे देश में संवैधानिक दर्जा और एकरूपता मिली है। तो 73वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय जो ग्रामीण स्वशासन, और 74वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से नगरीय स्वशासन, तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती हैं। पंचायत क्षेत्र की समस्त विकास योजनाओं के प्रस्ताव इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था में तालमेल और सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से प्रधान को जिला परिषद का और सरपंच को पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला, कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था में
तालमेल और सामंजस्य बनाए की दृष्टि से प्रधान जो है, जो कि पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, उसको जिला परिषद का पदेन सदस्य, यानी ये भी सदस्य होता है प्रधान भी। और सरपंच किसका पदेन सदस्य होता है? पंचायत समिति का। ये क्वेश्चन आपसे यहां अब वो उलझा सकता है, अगर आपको उलझाना चाहे तो। वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता। अब इसमें से 3-4 ऑप्शन देकर चौथा वो ऑप्शन दे देगा जो इनमें नहीं है। या निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का सदस्य नहीं होता है? अब जिला परिषद का सदस्य कौन नहीं है, तो उसमें ये जो एमपी एमएलए ये सब होंगे, प्रधान भी होगा। जो भी पंचायत समितियां आएगी वो सब उस जिला परिषद के अंडर में, जो भी पंचायत समिति आती है उनका प्रधान होगा वो, तो वो भी इंक्लूड होगा इसमें, सभी पंचायत समितियों के सभी प्रधान। सरपंच वो इसमें नहीं आता, वो इसका पदेन सदस्य नहीं होता। सरपंच होता है पंचायत समिति का पदेन सदस्य। तो इस तरह से अब आपको इस पॉइंट में अगर घुमाना चाहे तो वो घुमा सकता है। राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रचलन में है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज संस्था और नगरीय सब शासन संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय 5 वर्ष में नियमित रूप से होने लगे हैं। राजस्थान में 9000 ग्राम पंचायतें, 295 पंचायत समितियां, 33 जिला परिषद, 146 नगर पालिका, 34 नगर परिषद, 7 नगर निगम और 1 छावनी बोर्ड। तो ऐसे है। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई है? तो अब कितना प्यारा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को, तो यह आपसे नगरीय पूछ रहा है। तो जो ग्रामीण स्वशासन है वो तो कौन सा है? 73वां। और नगरीय स्वशासन कौन सा है? 74वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, समस्त जनता, पंच सरपंच उप सरपंच, पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ग्राम पंचायत, जब ग्राम सभा की बात हो रही है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क हो जाएगा। और ग्राम सभा शुरू से ही जो एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है इनका। ऐसा मैंने देखा है, पिछले वर्षों के पेपर अगर देखें तो उनमें ग्राम सभा से थोड़ा एक विशेष लगाव है। ये जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ग्राम सभा के क्वेश्चन को घुमा करके पूछते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों का वो गलत भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि थोड़ा सा चूके और वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब तो मेरे हिसाब से तो आपका कोई क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? तो नगर पालिका तो है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है। कौन सी नहीं है? नगर पंचायत नाम की कोई नहीं है। तो ये बाकी 3 बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। तो ये मित्रों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्थानीय स्वशासन का। इसके आगे जो नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वैदेशिक संबंध, तो वो कोई आपके काम का इसमें नहीं है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो है अब जो हमारा चैप्टर होगा वो 10th क्लास से शुरू होगा, और 10th में आपके 3 चैप्टर हैं, और वो 3 चैप्टर इतने महत्वपूर्ण हैं। तो आपका जो सिलेबस है रीट का, उसमें सिलेबस में आपके काफी कुछ मैटर जो है आपको उनमें मिलेगा। तो अब जो है 5-7 दिन के अंदर आपका ये पूरा सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए, जो विद्यार्थी जिन्होंने 6 से 10th की किताबें जो है वो मेरे साथ में कंप्लीट कर ली है, और जो टेस्ट सीरीज मैंने वहां लगा रखी है उसमें इनके जो पेपर हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में हैं। अभी जो पहली से 12 यूनिट के जो मैं अपलोड करूंगा वो तो ऑनलाइन फॉर्मेट में अपलोड करूंगा, यानी उस पे ऑप्शन पे आपने क्लिक किया और वो सेव हो गया, वो वाला। अभी जो 6 से 10th वाले हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। इन 6 से 10th पीडीएफ फॉर्मेट वालों को, जैसे कि मैंने ये पेपर ऐसे दे रखे हैं कि जैसे 25 क्वेश्चन है किसी चैप्टर के और लास्ट में उत्तर हैं। वो लास्ट में उत्तर इसलिए हैं ताकि आपको शुरू शुरू में देखने की आवश्यकता पड़े उत्तर, बार बार उनको रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो कि आपको लास्ट में फिर उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। डेली रेगुलर
वो जो पेपर हैं उनको डेली अपनी आंखों से निकालिए। मैं जैसा कहता हूं, अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो मेरी बात को फॉलो करें, क्योंकि विद्यार्थी जहां भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि क्या सरल है मेरे लिए, वही मामला खत्म हो जाता है। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, ये बहुत सोच समझ के मैंने किया कि पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों दिए, क्यों उत्तर सबके लास्ट में दिए, कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे। तो उनको रेगुलर आप पढ़ते रहें। अगर 100% सिलेक्शन चाहते हैं, वो नोट्स के रूप में ही है, वो इनका सार ही है, वो एक तरह से 6 से 10th की किताबों का एक तरह से सार है वो पेपर सब। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है शुरू में कि जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 फैक्ट दे दिए, तो अब वो वैसे देखा जाए तो 4 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसको एक क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया। तो उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस तरह से उनको लगातार सोल्व करते रहे। इसके बाद में मैं यूनिट 1 से 12 अपलोड करूंगा क्वेश्चन, उनको लगातार सोल्व करते रहें। वो आपका स्वयं का मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप खुद कितना पढ़ रहे हो। इसके अलावा आपको इनके लिए क्या पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग एक गाइड ले लो, क्योंकि फिर गाइड के अंदर पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डिंग मैटर आपको मिल जाएगा। जो भी आपको सही लगती है गाइड मार्केट में जो भी है, कि हाँ ये ठीक है, तो वो गाइड आप ले लो। तो उससे आपकी थोड़ी और मदद हो जाएगी कि फाइनल जो काम होता है, अभी जो हमारा काम चल रहा था वो मकान बनने का काम चल रहा था, अच्छी खासी नींव भर दी उसमें, अच्छा खासा मकान बन गया। अब फाइनल काम होता है उसके उसके फिनिशिंग का, चमक का। तो आप अंतिम रूप से फिर एक गाइड पढ़ लो। फाइनली आप 60 में से मेरा यह मानना है कि 56-57 क्वेश्चन भी सही कर दोगे। 56-57, बाकी पेपर पर 55 से ऊपर आराम से सही करोगे, बाकी पेपर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा भी अगर उसने क्वेश्चन घुमा के दिया तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रोंग है, बेस स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। तो रीट का जो एग्जाम है अब कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आप खड़े हो सभी, और आपके ऊपर अब ये बादल हैं, ये इन बादलों से कभी भी वर्षा हो सकती है। तो आपको तैयार रहना चाहिए। कभी भी रीट की वैकेंसी जो है आ सकती है, और वैकेंसी आने के बाद में पूरा राजस्थान एक साथ तैयारी करने के लिए लगेगा। उस समय वो ही मजबूत स्थिति में रहेगा जिसने पहले से स्ट्रोंग तैयारी कर रखी है। और सिलेक्शन उसी का होता है जिसको ये पता होगा हाँ ये मुझे आता है और ये क्वेश्चन नहीं आता। ये जो बीच वाली स्थिति होती है कि बहुत सारे क्वेश्चनों में कि ये भी है ये भी हो सकता है, जब ऐसी स्थिति लगभग सभी क्वेश्चन में हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वहां चीजें फिक्स याद होना बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दे, अगर आपका बेस स्ट्रोंग है तो आप अपने उस बेस के बल पे उस क्वेश्चन को आप सही कर जाओगे। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और एक एक चीज में से नंबर निकाला जाता है। 60 क्वेश्चन आपके इसमें से एसएसटी वाले ही हो गए 12 यूनिट के। इनमें जितने नंबर आप खींच सकते हो उतने नंबर आपके हाथ में है कि आप खींच लो। बाल विकास वाला पेपर जो है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और बाल विकास के लिए भी एक पूरा जो इसके ऑथेंटिक किताबें हैं, तो ऑथेंटिक किताबों का भी एक बाल विकास का जो पूरा कोर्स है डिटेल में कि कैसा भी पेपर आ जाए, तो उसका भी एक न्यूनतम रेट पर भी जो है कोर्स ला सकते हैं। काफी विद्यार्थियों की मांग थी उसमें, ऐप पर कमेंट करते रहते हैं कि सर एक बाल विकास के लिए भी एक निकाल दो आप कोर्स पूरा डिटेल में। चाहे फिर वो पेपर कैसा भी है, एक एक चीज को समझते हुए पूरा जो कंसेप्ट है पूरा डिटेल में बाल विकास, तो वो भी ला सकते हैं। बाकी आप जो अपनी तैयारी करते रहो। 30 में से कम बाल विकास के अंदर आप 25 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन आप आपको करने पड़ेंगे इसमें। और फिर डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आता है, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर बची 2 लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो वो चीज है जिसको डेली रेगुलर आप जितना पढ़ते रहो उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनोगे उसमें, क्योंकि एक दिन में लैंग्वेज तैयार कभी नहीं होती। लैंग्वेज वो है कि डेली आप पढ़ते रहो, उसको डेली रेगुलर पढ़ो। और लैंग्वेज का काम भी बहुत आसान होता है। मैं आपको बता चुका हूं लैंग्वेज के अंदर जो आधे आधे नंबर तो किस चीज के हैं, शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधियों को पढ़ने का एक तरीका इतना जबरदस्त होता है कि आप 15 में से 12-13 क्वेश्चन शिक्षण विधियों में आराम से ला सकते हो। तो कितना इस तरह से नंबर आपको पूरी प्लानिंग के साथ पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट हो गए।
पहले भी विद्यार्थी वे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसमें सिलेक्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।